मॉर्निंग। हम लोग लास्ट लेक्चर में ग्रोथ ऑफ द करंट इन एनालॉग सर्किट डिस्कस कर रहे थे। जैसा कि ये लिखा हुआ है, यहां तक हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिया। अब हमें ये देखना है कि जब हमने लैम्डा, जिसको हमने टाइम कांस्टेंट कहा है, एक टाइम कांस्टेंट की जरूरत क्या पड़ी, ये भी आप समझ लीजिए कि जैसे हमने देखा कि ये ग्राफ एक्सपोनेंशियल आता है। इसका मतलब है कि करंट को मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचने में इनफाइनाइट टाइम लगेगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल नेचर है। इट विल टेक, मतलब I = I0 तब होगा जब t इनफाइनाइट होगा। ये जब t की वैल्यू इनफाइनाइट होगी तभी I = I0 होगा, यहां से जो दिखाई देगा। तो हमें एक कोई टाइम ऐसा डिफाइन करना है, क्योंकि इनफाइनाइट टाइम का मतलब बहुत लार्ज, तो उस तक हमें न जाना पड़े। तो एक टर्म बीच में डिफाइन किया गया जिसको लेकर के हम करंट की वैल्यूज को एक्सप्लेन करते हैं, इंस्टेंटेनियस वैल्यूज को उसके टर्म्स में डिनोट करते हैं। तो इसलिए टाइम कांस्टेंट यहां पर लिया गया। तो अब ये क्या है, जब टाइम लैम्डा के बराबर है, लैम्डा की वैल्यू है L/R, इसका मतलब जब टाइम की वैल्यू L/R के बराबर है तब करंट 0.632 I0 है। मतलब करंट रीचेस टू द 0.632 ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू। का मतलब ये हुआ कि 63.2% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। करंट को अपने अधिकतम मान का 63.2% तक पहुंचने में जो समय लगता है उसे टाइम कांस्टेंट कहते हैं, उसे लैम्डा कहते हैं, उसे L/R कहते हैं। और इसकी जो डायमेंशन है, इसकी इकाई है वो टाइम की इकाई होती है, क्योंकि t/λ, ये लैम्डा डिनोट्स द टाइम, तो इसकी इकाई होगी समय की सेकंड। इसका जो डायमेंशन है वो टाइम का डायमेंशन होगा। तो इस प्रकार से हमने एक टर्म ये डिफाइन किया, लैम्डा टाइम कांस्टेंट। अब इसी के साथ साथ ग्रोथ ऑफ करंट और जो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, अब ये जाहिर है कि यहां पर ये वैल्यू कहीं पर आएगी, ये आएगी 0.632 I0, यहां कहीं आएगी इस तरह। और इसके करस्पॉन्डिंग जो टर्म यहां पर जो वैल्यू आएगी t की, इसे हम कहेंगे लैम्डा। ये मतलब 0.632 ऑफ I0 जहां पर करंट होगी उसके करस्पॉन्डिंग जो टाइम है, ये टाइम कांस्टेंट है, इसे हम लैम्डा कहते हैं। तो ग्राफिकली हमने इसको इस तरीके से देखा। अब इसके बाद दूसरी जो बात आती है, डीके ऑफ करंट। डीके ऑफ करंट पहला टर्म था, पहला जो था ग्रोथ ऑफ द करंट इन एनालॉग सर्किट। अब आते हैं, इधर ही ले लेते हैं, डीके ऑफ करंट इसी सर्किट में डीके ऑफ करंट इन एनालॉग सर्किट। तो डीके का मतलब क्षय, कम होना इसको बोलते हैं। अगर हम इसी डायग्राम को देखें सर्किट को, तो जैसे हमने 1 को 3 से कनेक्ट कर रखा था, अब हम अगर 2 को 3 से कनेक्ट कर दें, 2 को 3 से कनेक्ट करने का मतलब है हमने बैटरी को सर्किट से अलग कर दिया। बैटरी अलग हो गई, ये ओपन सर्किट में आ गई बैटरी, और ये एक क्लोज सर्किट बन गया जिसमें कोई सोर्स नहीं है। हमने अब सर्किट का ईएमएफ 0 कर दिया। तो जब सर्किट में ईएमएफ 0 होगा तब करंट विल ड्रॉप टू 0, करंट घर के 0 हो जाएगी। अगर ये कोई रेजिस्टिव सर्किट होता, केवल रेजिस्टेंस इसमें होता, तो करंट सडनली 0 हो जाती। पर यहां पर इंडक्टर होने के कारण फिर से हम उसी बात पर आते हैं कि जैसे ही इसमें करंट घटना शुरू होगी इंडक्टर के थ्रू, तो इसके अक्रॉस जो फ्लक्स जनरेट हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स, वो मैग्नेटिक फ्लक्स घटने लगेगा, और घटता हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट करेगा, और वो इंड्यूस्ड ईएमएफ फिर से घटती हुई करंट का विरोध करेगा। ये उसका विरोध करेगा, मतलब करंट को सडनली घटने नहीं देगा, डिलेड डीके होगा, इसका धीरे धीरे करंट घटेगी। ये जो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हुआ है लेंज रूल के अनुसार, जिसका कि नेचर अपोजिंग है, तो इस कारण से अब घटती हुई, तो अब है क्या, इसके अक्रॉस अब हमने L/di/dt, ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है माइनस, और अब क्योंकि कोई ईएमएफ नहीं है, अब इसमें सर्किट में ईएमएफ कोई नहीं है इस समय, केवल E0 था। तो जो पहले हमने इक्वेशन बनाई थी E की, उसको 0 कर दे, तो ये सिंपली जो है RI के बराबर हो जाएगा। ये जैसे हमने 6 तक डाल दिया, डीके से हम
नए सिरे से इक्वेशन शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर डीके ऑफ करंट में ये माइनस एल डी आई और डी टी इज इक्वल टू आर आई, पी जीरो हो गया क्योंकि बैटरी को सर्किट से अलग कर दिया गया है। अब इसको हम फिर से रिसफल कर लें, इसको फिर से रिसफल कर लें। तो रिसफल का मतलब है कि इसके जो टर्म्स हैं उनको आगे पीछे ऊपर नीचे अपनी जरूरत के हिसाब से कर सकते हैं। तो डी आई ओवर आई इज इक्वल टू माइनस आर बाई एल डी टी। डी आई ओवर आई इज इक्वल टू माइनस आर बाई एल डी टी। इस तरीके से आ गया। अब हमें इसको फिर से इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेटिंग इसको इंटीग्रेट कर दें तो ये हो जाएगा log आई एक्सपोनेंशियल इज इक्वल टू, ये तो पूरा कांस्टेंट है, ये टर्म कांस्टेंट है, आर भी सर्किट कांस्टेंट है और एल भी कांस्टेंट है, तो इंटीग्रल डी टी डी टी हो जाएगा सीधे सीधे। तो ये हो जाएगा माइनस आर टी आर ओवर एल टी और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सपोज के डैश। मान लीजिए के डैश जो है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, तो ऐसी स्थिति में ये हमारे पास इक्वल टू इक्वेशन आ गई। फिर से हमें कांस्टेंट की वैल्यू इवैल्यूएट करनी है, कांस्टेंट का इवैल्यूएशन फिर से करना है, तो फिर से इनिशियल कंडीशन लगा दें। अब देखिए नाउ एट टी इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ कंडीशन क्या है, पहले की परिस्थिति ये थी, हमने स्विच ऑन किया था, बैटरी में बैटरी के कनेक्शन हमने सर्किट में किया था, करंट 0 से बढ़ना शुरू होती है। ऐसी स्थिति में t इज इक्वल टू 0 में करंट 0 थी। अब क्या है, करंट मैक्सिमम वैल्यू पर है, हमने बैटरी को हटा दिया सर्किट से, तो करंट पीक पर है। करंट इज एट द पीक व्हेन द बैटरी इज डिस्कनेक्टेड। मतलब अब जब डिस्कनेक्ट किया गया उस टाइम को हम इनिशियल टाइम मान लेते हैं, उसको मानते हैं 0। तो व्हेन t इज इक्वल टू 0 करंट I इज इक्वल टू I नॉट। जब हमने इसको डिस्कनेक्ट किया तो करंट पीक वैल्यू पर थी, इसको वैल्यू को यहां लगा दो, देन इससे क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन में जब आप लिखेंगे तो log I नॉट हो जाएगा, log I नॉट एक्सपोनेंशियल और इज इक्वल टू ये जो हो जाएगा 0 चुके टाइम t 0 है, ये कांस्टेंट k डैश। तो कांस्टेंट k डैश सिंपली जिसकी वैल्यू हो गई log I नॉट, इसको यहां पर अप्लाई। तो अप्लाइंग दिस देयरफॉर इस इक्वेशन 2 में इस कांस्टेंट की वैल्यू रखें, तो ये टर्म ये आपका हो गया इक्वेशन log I एक्सपोनेंशियल बेस माइनस आर बाई एल इंटू टी और प्लस log I नॉट, log I नॉट एक्सपोनेंशियल। अब इसको फिर से रिसफल कर लें, log I और माइनस log I नॉट इसको इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा इक्वेशन log I माइनस log I नॉट, ये हो जाएगा log I और I नॉट is equal to minus r by l into t. And now take it NT log. NT log. NT log. NT log ले लीजिए फिर से, जब इसका NT log ले लेंगे तो log of this base exponential ये हो जाएगा I अपॉन इसका log यहाँ हट जाएगा, I over I नॉट is equal to ये एक्सपोनेंशियल में आ जाएगा, इट विल बी एक्सपोनेंशियल माइनस आर बाई एल इंटू टी, और वी कैन राइट I इज इक्वल टू I नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस आर बाई एल इंटू टी। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। तो I इज इक्वल टू यहां से आ गया I इज इक्वल टू I नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस आर बाई एल इंटू टी। ये आपकी करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू आ गई। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है तात्क्षणिक, टाइम के साथ जो उसका मान है, हर समय पर करंट की वैल्यू बदल रही है। जैसे पहले ही नाम दिया गया था ट्रांजिएंट करंट, टाइम के साथ जो करंट बदलती रहती है उसको ट्रांजिएंट कहते हैं। ये जो भी टाइम डिपेंडेंट है तो इसका नेचर ट्रांजिएंट हो गया। अब देखिए इस इक्वेशन से फिर से, दिस इज अगेन एक्सपोनेंशियल इन नेचर। वहां पर आया था 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस आर,
दिस इज नाउ एक्सपोनेंशियल माइनस r बाई एल इंटू टी, और t इक्वल टू जब यहाँ पर किसी जीरो है तो एक्सपोनेंशियल जीरो हो जाएगा 1, i इक्वल टू i। इसका मतलब इनिशियली द करंट इज पीक, करंट इनिशियली मैक्सिमम है, इसी ग्राफ पे आ गया। ये पहली परिस्थिति के लिए है। दूसरी परिस्थिति के अब इसी में ग्राफ बना ले तो कंपैरेटिव थोड़ा आसान भी हो जाएगा समझने में। तो ये अब आई नॉट है, पीक वैल्यू है टी इक्वल टू जीरो पर आई नॉट है, और टाइम के साथ हम ये घटेगी, और अब ये इस तरह से है, मतलब करंट विल, ये दूसरी कंडीशन के लिए ड्रॉ किया गया है। तो करंट विल ग्रेजुअली बी डिक्रीजिंग, करंट विल ग्रेजुअली बी डिक्रीजिंग टुवर्ड्स जीरो, और इसको जीरो पहुंचने में इनफाइनाइट टाइम लगेगा। जीरो पहुंचने में इनफाइनाइट टाइम लगेगा, क्यों? क्योंकि फिर से एक्सपोनेंशियल है, ये पॉजिटिव एक्सपोनेंशियल था ग्रोइंग, और ये डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल है, तो फिर से इसको जीरो होने में इनफाइनाइट टाइम लगेगा, और इस प्रकार से है। अब फिर से वही बात, अगर हम यहां पर फिर से एल बाई आर टी बाई लैम्डा इसको लिख दें, तो ये इसी फॉर्म में आ जाएगा आई नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस टी बाई लैम्डा, और इफ लैम्डा इज इक्वल टू टी, लैम्डा इज इक्वल टू टी जब हो जाएगा तो आई विल बी इक्वल टू आई नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस 1, और ये हो जाएगा आई नॉट अपॉन ई, 1 अपॉन एक्सपोनेंशियल, और 1 अपॉन एक्सपोनेंशियल की वैल्यू फिर से आ रखते हैं, जो एक्सपोनेंशियल की वैल्यू होती है तो दैट विल बी इक्वल टू 368, और आई नॉट, ये आई नॉट हो जाएगा। तो ये 368 आई नॉट। अब फिर से टाइम कांस्टेंट को अगर हम यहां पर डिफाइन करें, अब टाइम कांस्टेंट पर डिकेइंग करंट के हिसाब से अगर टाइम कांस्टेंट को डिफाइन किया जाए, टाइम कांस्टेंट वही है, इसकी वैल्यू एल बाई आर है, जो टाइम कांस्टेंट वहां था वही टाइम कांस्टेंट यहां पर है। और अब क्या है ये, अगर यहां पर हम डिफाइन करें तो टी बाई आर जब लैम्डा इज इक्वल टू टी है, इसका मतलब ये हुआ कि when t is equal to lambda, the current decreases to 0.368 of its maximum value, या ये कह सकते हैं I decreases to 36.8% of the peak value. पीक तो वो समय, जिस समय में सर्किट में करंट अपनी पीक वैल्यू का घट करके 36.8% रह जाती है, दैट टाइम इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट। मतलब कि समय का वह मान जिसमें करंट अपनी वैल्यू पीक वैल्यू का 36.8% रह जाती है, उसको टाइम कांस्टेंट कहते हैं। तो फिर से वही टाइम कांस्टेंट है, इसका मतलब ये हुआ अपनी जो पीक वैल्यू है उसका 36.8% करंट रह जाएगी। तो ये टाइम कांस्टेंट है, इसको दो तरह से ग्रोथ ऑफ द करंट और डिके ऑफ द करंट दोनों टर्म से डिफाइन कर सकते हैं। तो अब हमने ये देखा कि ग्रोइंग करंट और डिकेइंग करंट दोनों की ये दो परिस्थितियां हैं। अब इसकी एनालिसिस और हम करेंगे आगे इसके बाद में। और एक दूसरे प्रकार का जो सर्किट है, अभी हमने आर और एल लिया है, अब आर रेजिस्टर के साथ अगर एक कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन हो, उसका नेचर क्या होगा उसको डिस्कस करेंगे, और फिर दोनों को लेकर कंपैरिजन एक करेंगे कि एल है और आर, एल है आर है, सी और आर है, तो उनमें कैसे दोनों का एक तुलनात्मक अध्ययन उसको हम डिस्कस करेंगे। आज अभी इसमें इतना ही। थैंक यू।